मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार है। मैं यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में डीन के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं आज आपको जो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का योगदान है उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में चर्चा करूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कृषि के ऊपर जो रिसर्च शुरू से चल रही थी और हमारे वैज्ञानिकों ने, चाहे उसमें हरित क्रांति हो या दूसरे क्षेत्र हों, काफ़ी योगदान दिया है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक कृषि में ठहराव सा आ गया है, जो उपज एक निर्धारित बिंदु के ऊपर आकर थम गई है और इससे ऊपर जो है उपज का बढ़ना भी बंद हो रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और उस जलवायु परिवर्तन में हमें तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। कहीं तापमान घट रहा है, कहीं तापमान बढ़ रहा है, जहाँ पहले ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ कम हो गई। तो इस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन से लड़ने के लिए और जो यील्ड बैरियर जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसको भी अगर तोड़ना है तो हमें जैव प्रौद्योगिकी की विधियों का जो है सहारा लेना पड़ेगा। जैव प्रौद्योगिकी में क्या क्या किया जा सकता है, मैं इसको आपको बताऊंगा। कि जैसे आप सभी जानते हैं कि धान की जो फसल है उसमें अगर हम 1 किलोग्राम धान पैदा करते हैं तो उसके लिए हमें 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो हमें सभी को पता है कि भविष्य में इतने पानी की मात्रा जो है उपलब्ध धान के लिए कराना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत असंभव हो जाएगा। तो जैव प्रौद्योगिकी में ही इस तरह की संभावनाएं हैं कि हम उन जीन्स का समावेश अपनी धान की वैरायटी में जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों के सहारे करें, जिससे कि वो कम पानी में भी इतनी ही उपज दे सकें जितनी कि वो आज दे रही है। तो कहने का मेरा मतलब है कि 5000 लीटर की बजाय अगर हम इसको 1000 लीटर तक या 1500 लीटर तक ले आए 1 किलो के उत्पादन के लिए, तो ये बहुत अच्छा होगा। दूसरा, इसमें इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें जैव प्रौद्योगिकी में कई सारी इन चीज़ों को करने की विधियां हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक तकनीक थी जीएम टेक्नोलॉजी। जीएम टेक्नोलॉजी का पहले काफ़ी विरोध हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका विरोध हुआ, नेशनल लेवल पे भी विरोध हुआ, कुछ फार्मर संगठन भी इसका विरोध कर रहे थे और उसके कारण थे। मैं उन बातों में अब विस्तार में नहीं जाऊंगा कि क्यों, किस वजह से ये उनका विरोध हो रहा था। लेकिन अब हमारे पास जैव प्रौद्योगिकी में तो कुछ अलग दूसरी भी ऐसी टेक्निक आ गई हैं जिसमें हमें जीन को कई अनरिलेटेड स्पीसीज या जिसको हम फॉरेन स्पीसीज बोलते हैं वहाँ से लाने की आवश्यकता नहीं है। इन टेक्निक्स का नाम है जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग में, जैसे एडिटिंग शब्द अपने आप में कहता है कि हम जैसे कोई टेक्स्ट को, किसी पेपर को एडिट करते हैं, उसमें कुछ एडिशन करते हैं, कुछ डिलीशन करते हैं। इसी तरह हम जीनोम एडिटिंग की मदद से जो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल जीन्स हैं फसलों में, उनको जो है हम डिलीट कर सकते हैं और डिज़ायरेबल जीन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये जो जीनोम एडिटिंग की तकनीक है, इससे भी हम बहुत सारे हमारे जो एग्रोनॉमिक ट्रेड्स हैं उनको हम अच्छा बना सकते हैं। और जैसा मैं आपको बताया कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हम अगर मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ जो गेहूं की फसल है उसमें एक समस्या आती है कि जब वो पकने से थोड़ी पहले की अवस्था होती है, जब उसमें फूल आता है और वो दाना बनता है, तो उस समय वो जो है, क्योंकि देर से बुआई होती है तो उसमें वो हीट स्ट्रेस में आ जाता है। क्योंकि देर से बुआई होते हैं, उनके किसानों के खेत खाली नहीं होते गन्ना की वजह से, तो देर से खेत खाली होते हैं, देर से गेहूँ की बुआई होती है, तो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे हीट की प्रॉब्लम हो जाती है, हीट स्ट्रेस की। तो इसमें भी जैव प्रौद्योगिकी तकनीक की उसमें हमने कई सारे हीट टॉलरेंट जीन्स की पहचान की, कुछ हीट शॉक प्रोटीन्स की भी पहचान की। और यहाँ उसमें जो है कार्य जारी है कि भविष्य में उम्मीद है कि हम जल्द ही कुछ इस तरह की वैरायटीज़ लेके आएंगे जो गेहूं में देर से बुआई की अवस्था में भी अच्छी उपज हमें देने में हेल्पफुल होंगी। और जैसा आपको पता है कि परंपरागत जो तकनीक थी फसलों के सुधार के लिए, उसमें हम जो है, जो भी हम जीन का समावेश करते थे, उस जीन के समावेश के साथ में और जो उसके हम रिजल्ट्स को देखते थे, तो
तो उसमें जीन का तो इफेक्ट आता ही आता था, वातावरण का इफेक्ट भी आ जाता था। तो वैज्ञानिकों को एक बड़े संशय की स्थिति रहती थी कि ये जो प्रभाव आया है ये हमारे जीन की वजह से है या वातावरण की वजह से है। तो हालांकि उसको बाइफरकेट किया जाता है कि कितना प्रभाव जीन का है, कितना वातावरण का है। लेकिन अब जैव प्रौद्योगिकी विधियों में हमारे पास इस तरह की टेक्निक है कि हम जीन का सीधा प्रभाव देख सकते हैं, एनवायरनमेंट का इफेक्ट हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम ये देख सकते हैं कि ये हमने जीन डाला तो इसका उपज के ऊपर या उस गुण के ऊपर जिसको हम घटाना या बढ़ाना चाहते हैं या जिसका विकास करना चाहते हैं उसके ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब जैव प्रौद्योगिकी की विधियों से जो जैव प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है वो हमारा जल संरक्षण एज सच करना ये हमारा काम नहीं है। हम जैव प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिकों का काम है कि वो पौधे में इस तरह के गुण विकसित कर दें कि जिससे वो जो है कम पानी में भी अच्छी उपज दे सके। ये हम जैव प्रौद्योगिकी का काम है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, धान एक बहुत ही ड्राउट ससेप्टेबल क्रॉप है और हम उसको बोलते हैं, अगर हमसे एक शब्द में कोई पूछे कि भाई वो जब पानी की कमी हो जाती है तो धान की फसल क्यों सर्वाइव नहीं करती, उसको ज़्यादा पानी क्यों चाहिए होता है, तो उस पर जवाब होगा कि इसकी रूट शैलो होती है, इसकी रूट बहुत गहराई तक नहीं होती मुकाबले उन क्रॉप्स के जिनकी जड़ें जो है ज़मीन में बहुत अंदर जाके जो है पानी का अवशोषण कर लेती हैं। तो इसमें हम एक आइडियल प्लांट टाइप बनाते हैं। उसमें धान की ऐसी जातियों के ऊपर शोध चल रहा है कि जिसमें जड़ें जिनकी वैरायटी की गहरी हों तो वे जब ज़मीन सूखनी शुरू होती है तो ऊपर से शुरू होती है। तो धान अगर उनकी रूट्स जो है थोड़ी होगी, छोटी होगी, शैलो रूट होगी, तो वो जैसी थोड़ी सी ज़मीन सूखेगी ऊपर की 5-6 इंच, तो उसके बाद वो उनको पानी वो है ही नहीं, क्योंकि पानी नीचे है और नीचे तक उनकी रूट है नहीं। तो रूट्स को गहरा करने के लिए काम चल रहा है। लेकिन अब आवश्यकता समय की ये है कि जो उन संचित जो की हुई प्रजातियां हैं उनका अब इस आज के वातावरण में दोबारा से टेस्ट हो, दोबारा से उनका एक अच्छे तरीके से शोध किया जाए कि आज की परिस्थितियों में भी वो सफल है या नहीं उनमें। लेकिन एक दिक्कत ये रहेगी कि उपज तो उनकी उतनी नहीं रहेगी, लेकिन वो कम पानी में भी पैदा हो जाएंगी, तापमान के घटते बढ़ते प्रभाव को भी वो झेल जाएंगी, उनमें सहन शक्ति बहुत है जी। तो और उनका हम विकास करें थोड़ा सा कि वो अच्छी उपज भी उन्हें भी डेवलप करने का काम जारी है जी। ठीक है, हाँ ठीक है, धन्यवाद।